जंग से मुल्क जीते गए हैं सदा, प्यार से जीत लेता है दिल आदमी। ये तुम्हारी नज़र में नफ़रत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो। ये तुम्हारी नज़र में नफ़रत है जो, इसको चाहत बना दूं अगर तुम कहो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। क्योंकि दोस्तों आज पूरा विश्व युद्ध की विभीषिका में जल रहा है, तो ये पंक्तियां मैंने वहीं से संबंधित सुनाई थी कि युद्ध में लोग चल रहे हैं, लेकिन मोहब्बत और प्यार से वतन चलता है, देश चलता है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा में हमने संधि प्रकरण संधि प्रकरण जो सत्र था उसको शुरू कर दिया था, यानी कि 3 भाग में उसको मैंने बांट दिया है। वीडियो को बहुत ही आसानी और सरल तरीके से मैंने बनाया है, क्योंकि दोस्तों प्रकरण बहुत बड़ा है और उसको 3 भागों में मैंने विभाजित किया है। तो आज हम पढ़ेंगे तीसरा भाग, अर्थात विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि के नियम जो होते हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब तक हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? स्वर संधि पढ़ ली है, व्यंजन संधि पढ़ ली है, और क्या अब आया है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो चर्चा करने से पहले एक बात मुझको बतानी ये थी क्योंकि वो आप जानते हैं, और जानते इसलिए हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो दोस्तों कहते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। चूंकि हम पढ़ चुके हैं नियम क्या पढ़ के आए हैं? हम नियम पढ़ के आए हैं ये कि दोस्तों देखिए, नियम पढ़ करके हम ये आए हैं, बताते हैं आपको। देखिए नियम पढ़ के हम आए हैं दोस्तों कि स्वर संधि को जब स्वर संधि कब होती है? जब 2 स्वरों का मेल होता है। क्या होता है? जब 2 स्वरों का मेल होता है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है आपका स्वर संधि। कैसे स्वर संधि दोस्तों पढ़ते हम? देखिए स्वर संधि पढ़ते हैं, उसमें ये था नियम, क्या था? स्वर संधि जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे स्वर और स्वर का जब मेल होता है, यानी जब 2 स्वरों का मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होता है। और किसी भी एक तरफ यदि क्या होगा? किसी भी एक तरफ यदि क्या होता है? किसी भी एक तरफ यदि क्या होगा दोस्तों? देखिए हम बताए थे आपको स्वर, और इधर क्या था? इधर भी स्वर था, है ना। और क्या पढ़ा था हमने? इधर जब स्वर स्वर से मिल लिया तो स्वर किससे मिलेगा? स्वर मिलेगा व्यंजन से। विषय में प्रवेश करने के लिए, ताकि एक आपके अंदर स्मृति आ जाए, एक याद आ जाए जो हमने पढ़ाया हुआ है। क्योंकि जब विषयांतर होता है तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, विषय के अंतर्गत लाने के लिए सब कर रहे हैं हम। फिर हो गया व्यंजन। व्यंजन किससे मिलाएंगे? स्वर से मिलाएंगे। और फिर क्या होगा? फिर आएगा इधर स्वर। स्वर किससे मिलेगा? व्यंजन किससे मिलेगा? व्यंजन ही आएगा। व्यंजन किससे मिलेगा? फिर मिलेगा व्यंजन से। और फिर क्या होगा? फिर होगा विसर्ग। विसर्ग को किससे मिलाएंगे हम? स्वर से मिलाएंगे। और विसर्ग को किससे मिलाएंगे? व्यंजन से मिलाएंगे, है ना। विसर्ग को व्यंजन से मिलाएंगे, क्योंकि हम बता चुके हैं कि इधर विसर्ग होगा ही नहीं, क्योंकि पद के द्वितीय पद में विसर्ग होगा ही नहीं। विसर्ग क्योंकि वर्ण के पहले नहीं लग सकता है, वर्ण के बाद में लगता है विसर्ग, इसलिए हम इधर विसर्ग नहीं लिखे। इधर व्यंजन स्वर तो है, व्यंजन स्वर, लेकिन इधर स्वर व्यंजन ही है। क्या हमने पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, जोड़े बनाए थे हमने आपको समझाने के लिए। एक तो जोड़ा क्या हो गया? एक तो स्वर स्वर हो गया, है ना, स्वर स्वर हो गया, व्यंजन व्यंजन हो गया, और विसर्ग विसर्ग हो गया। तो ये जोड़ा हो गया, क्योंकि वर्णों का 5 प्रकार से योग होता है। 5 प्रकार से हमने योग पढ़ा था, 5 प्रकार से योग होता है, और उसको हम किस तरीके से बांटते थे वो देख चुके हैं आप। इधर क्या हो गया? स्वर स्वर हो गया, व्यंजन व्यंजन हो गया, विसर्ग विसर्ग हो गया। परिभाषाओं को इस तरीके से जब आप याद कर लेंगे
तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे चीज़ें। और इधर क्या है, इधर स्वर व्यंजन है, स्वर व्यंजन है, स्वर व्यंजन, यानी स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको, देखिए समझने के लिए हम बता ही चुके हैं, आप समझ रहे हो। कुल मिलाकर देखिए, यह जब स्वर स्वर का मेल होगा तो क्या होगा, वहाँ पर दोस्तों होगा स्वर संधि, है ना, स्वर संधि होगा। जब दो सुरों का मेल होगा तो वहाँ पर क्या होगा, स्वर संधि होगा। फिर क्या होगा, किसी भी एक तरफ यदि व्यंजन आ जाए, किसी भी एक तरफ, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, यानी किसी भी एक तरफ यदि व्यंजन आ जाता है तो क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है ना। और जब एक तरफ विसर्ग हो, एक तरफ स्वर या व्यंजन हो, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर विसर्ग संधि होगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई, व्यंजन यानी विसर्ग संधि की, विसर्ग संधि की ये बात स्पष्ट हो गई आपको कि विसर्ग स्वर का मेल होगा तो विसर्ग संधि होगी, विसर्ग व्यंजन का मेल होगा तो क्या होगा, विसर्ग संधि होगी। तो दोस्तों ये हो गया नियम, आप पढ़ चुके हैं इसको। अब हम चलते हैं कि विसर्ग संधियाँ कौन कौन सी होती हैं, यानी विसर्ग संधियाँ कौन कौन सी नहीं होती, उसके नियम क्या होते हैं। क्योंकि हम लोग स्वर संधि में नियम वो प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। व्यंजन संधियों में हमने कुछ नियम पढ़े थे, वैसे ही इसमें भी करना है। इसमें भी हमको क्या पढ़ने हैं, नियम पढ़ने हैं। तो आप धैर्य के साथ, श्रद्धा के साथ कक्षा में पढ़िए अच्छे से। चीज़ें समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करिए, मैं और आसान तरीके से, मेरी कोशिश रही है कि मैं आसान तरीके से बता सकूं। क्योंकि नियम रटने से, व्याकरण रटने की चीज़ नहीं है, व्याकरण है समझने की चीज़, है ना। तो व्याकरण को समझ के हमको पढ़ना है। समझदारी से जितना आप कर लेंगे उतना आप रट्टा मार के नहीं याद कर पाएंगे। वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि चपंत भोजन पचंत नाही, रटंत विद्या अवंत नाही। यानी रट करके आप कितना याद कर लोगे, कितना याद कर लोगे रट के। लेकिन जब आप समझ विकसित कर लेंगे, समझदारी बना लेंगे विषय के प्रति, तो बहुत ही आसान और सहज और सरल हो जाएगा। नियम क्या कहता है विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि का आप ये समझ रहे होंगे कि कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको विसर्ग संधि से संबंधित। विसर्ग संबंधित क्या है, विसर्ग और विसर्ग का संबंध किससे होगा, विसर्ग का योग किससे होगा दोस्तों, स्वर से होगा, हम बता चुके हैं आपको। और विसर्ग का संबंध किससे होगा, विसर्ग का योग किससे होगा, विसर्ग का योग होगा व्यंजन से, व्यंजन से होगा। तो दोस्तों विसर्ग और स्वर कितने होते हैं हमारे, स्वर होते हैं 11, स्वर होते हैं 11, और व्यंजन कितने होते हैं 33। यानी 33 और 11 अर्थात 44 वर्णों से योग होगा विसर्ग का। विसर्ग का योग कितने वर्णों से होगा, व्यंजन स्वर से होगा और व्यंजन से होगा। यानी स्वर 11 स्वर से विसर्ग मिलेगा, और विसर्ग किससे मिलेगा, इन दोनों से मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर ये बात कही जाए तो इन दोनों को मिला लीजिए, ये दोनों वर्ण कह लीजिए। क्योंकि दो वर्णों के मेल से क्या होता है, संधि बनती है। क्या बनती है, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण होते हैं 2 प्रकार के, एक तो होते हैं स्वर और एक होते हैं व्यंजन। यानी वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11 और 33 हमारे व्यंजन होते हैं। तो कुल मिलाकर विसर्ग यदि मिलेगा तो विसर्ग का मेल या योग कितने होगा, 44 से, यानी 44 वर्णों से योग होगा। नियम आगे हम पढ़ेंगे, नियम ये पहला लिखा हुआ है क्योंकि समझने के लिए वो बता रहे हैं हम आपको कि विसर्ग का योग 44 वर्णों से होगा, अर्थात वर्णों में स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं, स्वर और व्यंजन दोनों शामिल हैं। अब नियम क्या पढ़ते हैं, नियम क्या पढ़ते हैं, नियम आपका लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या कहता है। देखिए, क्योंकि नियम है इसमें, और नियमों को जब आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही सरल और सहज हो जाएगा, है ना। जब कभी विसर्ग के पहले, पूर्व मतलब पहले, विसर्ग के पहले आ यानी दीर्घ छोटी आ अर्थात लघु आ एवं बाद में आ आए, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण आए, अथवा यार अलावा हा वर्ण आए, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। ये परिभाषा आपकी लिखी हुई है, ये आपकी समझ में नहीं आई होगी। अगर आप समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको आसानी से अगर इधर लिखा जाए, इस तरीके से हम बता रहे हैं, उसको देखा जाए कि जब कभी विसर्ग के पहले आ आए, क्या आए, और बाद में आया, यानी ये बड़ा आ है, बाद में क्या है, दीर्घ आ होगा,
दीर्घ आ होगा, ये क्या होगा, दीर्घ आ होगा। या प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा या पांचवा वर्ण है। तीसरा चौथा पांचवा क्या होगा, हमने वर्ग पढ़ा हुआ है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, उसी की यह बात कर रहा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का तीसरा क्या होगा, का, क्या होगा, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर क्या होगा, का, खा, गंगा, चा, छा, जा, झा, इया, है ना। फिर क्या होगा, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। फिर क्या होगा, ता, था, दा, धा और ना। फिर क्या होगा, पा, फा, बा, भा और मा, है ना। ये हमारे कितने हो गए, ये 5 वर्ग हो गए हमारे, है ना। ये 5 वर्ग आपके हो गए। कह क्या रहा है यहाँ पर, जब कभी विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले कहने का मतलब ये है, जब विसर्ग से पहले क्या हो दोस्तों, आ हो, यानी आ हो और ये बड़ा आ ये हो, इसका योग जब हम इधर करेंगे तो इधर क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा कौन कौन सा होगा, ये वर्ण जो होंगे ये प्रत्येक वर्ग के तीसरे वर्ण में होंगे। और चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा यानी ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं, तीनों जो वर्ग हैं, ये तीनों वर्ग किस में आ जाएंगे, तो हमने आपको बताया था ये तीनों वर्ग जो हैं आपके किस में आएंगे, ये सघोष में आएंगे, है ना, ये सघोष में आएंगे। देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा यानी गा, घा, अंगा। फिर क्या होगा, चौथा। फिर चौथा क्या है, वही है घा है आपका, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, ये हो गया आपका पांचवा, है ना, ये पांचवा हो गया। फिर कहता है कि अथवा या रा लावा हा, या रा लावा हा क्या क्या है, क्या है ये आपके अंतस्थ हैं कि ऊष्म, या रा लावा आपके क्या है दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। तो देखिए ये देखिए अंतस्थ व्यंजन हो गए यारा, और ये जो इतने वर्ण है, ये यारा लावा हा, यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा, और यारा लावा हा, यानी ये वर्ण अगर योग करते हैं इधर इधर यदि ये वर्ण योग करते हैं तो क्या होगा, वर्ण आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग का क्या हो जाएगा, अगर इनसे पहले क्या बोलता है, विसर्ग के पहले क्या है, अगर ये सब हो और इनके बाद अगर विसर्ग हो, क्योंकि कह रहा है विसर्ग से पूर्व, तो ये विसर्ग हो गया आपका, विसर्ग हो गया ये आपका, विसर्ग से पहले ये हो गया, विसर्ग से ये विसर्ग हो गया आपका, विसर्ग से पहले आ उ आ, यानी जब कभी विसर्ग के पहले क्या है आपका आ और आ है, ये आ हो गया और ये आपका आ, यानी दोनों आ होंगे उससे पहले। इसके बाद यदि योग करेंगे किससे करेंगे, चाहे गा से करें, चाहे घा से करें, चाहे अंगा से करें, जा झा इया डा ढा अड़ा दा धा ना बा भा मा, इनसे जब योग करेंगे, और कौन कौन से या रा लावा हा, इन सबसे यदि योग करेंगे तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का ओ हो जाएगा। विसर्ग का दोस्तों क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा। इस नियम को हम यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए कैसे लिखा है, यसाह धन गान होगा, है ना, यसाह धन गान होगा। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समझिए, यसाह धन गान कह रहा है, यसाह धन गान होगा, तो वहाँ पर ओ हो जाएगा, है ना, ओ आदेश हो। क्यों ओ आदेश हो जाएगा, देखिए यसाह जब हम कहते हैं तो इसमें क्या शामिल है, इसमें आ शामिल है दोस्तों, इसमें आपका क्या शामिल है, आ शामिल है, और क्या है इधर, इसमें आ शामिल है आपका। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, आ इसमें हो गया ना, ये आ हो गया। और क्या कहता है, इसके बाद में यदि क्या हो, इसके बाद विसर्ग से पूर्व क्या आ हो, इसमें क्या हो, संधि लगी हो, ये यानी कि ये विसर्ग लगा हो। और जब योग किससे करेंगे, इधर क्या है आपका गा है, तो क्या बात कही गई है, तीसरा चौथा या पांचवा, तो ये आपका गा हो गया। तो यहाँ पर जब गा आ गया तो इसको किस में आदेश करोगे, इस विसर्ग को किस में आदेश करोगे, इसको ओ में आदेश कर दोगे। ओ में आदेश जब कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर तो या हो गया था प्लस ये आ इसमें शामिल है, क्योंकि हमने बताया है कि व्यंजन वर्ण में हमेशा स्वर निहित होता है, क्योंकि ये आपका वर्ण पूरा है। जब ये वर्ण पूरा है तो इसमें स्वर शामिल है। स्वर क्या है आपका, आ शामिल है, स्वर आपका क्या है, आ शामिल है।
और ये विसर्ग है। विसर्ग के चिन्ह आपने पढ़ा होगा, देखिए अयोगवाह ध्वनियाँ जो आपने पढ़ी होंगी, अयोगवाह वर्ण कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह, देखिए अयोगवाह, अंग और आह, ये दो वर्ण आपके क्या हैं? ये दो आपके क्या हैं? अयोगवाह हैं। अयोगवाह कहने का मतलब ये है दोस्तों, अ मतलब नहीं, अर्थात नकारात्मक पक्ष में जाएगा, और योग मतलब योग, यानी जो योग का वहन नहीं करते हैं। क्यों नहीं योग का वहन करते हैं? क्योंकि ये हमेशा सुरों पर लगते हैं, व्यंजनों में नहीं लगते हैं। व्यंजनों में लगते हैं, आप जैसे कह रहे हैं यहाँ पर अतः लिखा है, अतः अगर कहेंगे तो आप कहेंगे सर आप तो बता रहे हैं कि सिर्फ सुर में ही लगता है, व्यंजन में नहीं लग रहा है। तो ये सुर में ही लगा है। क्यों सुर में लगा है? क्योंकि हमने बताया है कि व्यंजन हमेशा सुर की सहायता से ही बोले जाते हैं। तो ये आ जब शामिल है यहाँ पर, इसका जब विच्छेद करेंगे दोस्तों तो ये ता हो जाएगा, और इसमें ता में हलंत लग जाएगा तो इधर भी आ जाएगा दोस्तों। तब ये जब आ जाएगा, क्योंकि ये अलग हो गया वर्ण आपका, ये स्वर आपका लगा है, तो इसीलिए ये सुर के साथ में हमेशा लगते हैं, लेकिन ये चिपकते नहीं है, अलग रहते हैं। इनकी पहचान यही होती है, किसी का योग वहन नहीं करते हैं, सिर्फ स्वरों के बगल में लगते हैं, योग नहीं वहन करेंगे किसी भी वर्ण का, तो इन्हें ही अयोगवाह कहते हैं। अंग और आह क्या है आपके? अयोगवाह वर्ण हैं। तो बात यहाँ पर हम कर रहे थे, क्या आदेश हो जाएगा? जब किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और क्या बताया था? या, रा, ला, व, ह। बिल्कुल सीधा और साधारण नियम है। बस ये बात याद रखिए कि वर्ग का 345 याद रखिए, 3, 4, 5, 345 हो गया। और क्या है? या, रा, लावा, हा, यानी अंतस्थ व्यंजन है, उसमें या, रा, लावा और हा शामिल है। अगर ऐसे वर्ण आते हैं तो विसर्ग पे, विसर्ग की जगह क्या आदेश हो जाएगा? विसर्ग की जगह ओ आदेश हो जाएगा, विसर्ग की जगह ओ आदेश हो जाएगा। तो आपका ये क्या बन जाएगा? यशोगान हो जाएगा, या हो गया, और सा में ये करेंगे और आदेश क्या कर लेंगे? ओ लगा लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? गान हो जाएगा। इधर का आपका ये शब्द पूरा हो जाएगा, यशोगान हो जाएगा, है ना? आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे। मनहर लिखा है, मनहर यानी मनोहर माने क्या होता है? सुंदर होता है। मनोहर माने सुंदर, यशोगान माने किसी की कीर्ति का बखान करना, है ना? शब्द का अर्थ समझते हुए चलेंगे, क्योंकि जब वर्तनी शुद्धि करते हैं तो इन सब का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है समझने में। क्योंकि व्याकरण जब हम पढ़ते और पढ़ाते हैं तो उसमें शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का व्युत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय और जितने भी व्याकरण के नियम या जो रचना क्रम है उसको पढ़ते हैं हम। तो देखिए मनहर लिखा है, मनहर का पूरा क्या होगा? मनोहर होगा। मनोहर माने सुंदर होता है, रमणीय होता है, चारुता युक्त होता है ना? चारुता माने सुंदर। बात हम यहाँ पर समझ चुके होंगे, इसको भी समझ लेते हैं। मनहर को समझते हैं, मनह और हर को समझते हैं। मनह धन हर होगा, है ना? हर होगा। हम नियम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल स्पष्ट और सीधी बात लिखी हुई है कि जब विसर्ग के बाद मनह और हर, तो इसमें क्या शामिल है? माँ कर दिए, इसका यदि विच्छेद करेंगे तो ना हो गया, है ना? ना हो गया, और इसको जो हलंत करेंगे तो इसमें आ हो जाएगा, आ शामिल, इसके बाद विसर्ग लगेगा। तो यहाँ पर क्या कहता है? कभी, जब कभी विसर्ग के पहले क्या हो? आ हो या आ हो, यानी चाहे आ हो, छोटी आ हो या बड़ी आ हो, तो ये आपका छोटा, इसके पहले ये आ गया, विसर्ग आ गया। अब ये योजक चिन्ह यहाँ पर लगाइए, इधर क्या है? हा शामिल है ना? हर शामिल है। जब इनको मिलाएंगे दोस्तों तो इसको ओ आदेश कर लेंगे हम, है ना? इसको ओ आदेश जब करेंगे तो आपका माँ हो गया, और ये आपका ना क्या है? इसमें ना अधूरा है, ना अधूरा को पूरा करेंगे तो इधर से मात्रा उठा के इधर ले आएंगे, और इधर क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ये आपका शब्द मुकम्मल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बात आप समझ चुके होंगे, है ना? तो ये हो गया विसर्ग संधि का पहला नियम। पहला नियम बहुत आसान है, सारी चीज़ें आसान है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने इन शॉर्ट बता दिया, संक्षेप में आपको बता ही दिया है ना? अब समझते हैं अगला नियम क्या कहता है। अगला नियम दोस्तों क्या कह रहा है? दूसरा नियम पढ़िए। दूसरा नियम कहता है ये, जब कभी विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण या स्वर हो एवं बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या, रा, लावा, हा हो या कोई दूसरा वर्ण हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। बात यहाँ पर यह कही जा रही है दोस्तों, बात यहाँ पर यह कही जा रही है, देखिए इधर समझते हैं हम।
कहता है दूसरा नियम, जब कभी विसर्ग के पूर्व है ना, जब कभी विसर्ग के पहले, ये आपका विसर्ग हो गया है ना, ये आपका विसर्ग हो गया। कहता है जब कभी विसर्ग के पहले क्या आ जाए आपका, विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण आ जाए, कोई दूसरा, यानी इसको छोड़ करके यदि कोई दूसरा आ जाए। पहला नियम हमने पढ़ा था कि जब ये आ जाए और अब इसका लोप हो जाएगा, यानी जब ये ना आए, यानी आ ना शामिल हो, क्या शामिल हो, सिर्फ क्या शामिल हो दोस्तों, क्या शामिल हो, जब कभी विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण आए। दूसरा वर्ण क्या मतलब, आ को छोड़कर कोई भी सुर आ जाए। स्वर हमारे 11 होते हैं, स्वर हमारे कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो जब इसको हटा देंगे हम, इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हटा करके तो कौन कौन से हमारे बचेंगे, ई और उ और क्या होगा, ऋषि होगा, और क्या होगा, ए आई ओ और औ। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए जो बाकी सुर बचे हैं। 2 जब ये निकल जाएंगे तो इधर कितने बचेंगे, इधर 9 बचेंगे, 2 2 4 2 6 2 8, ए आई ओ औ, ई उरिस, ए आई ओ औ, और ये हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गए है ना। इधर आपके क्या हो गए, 9 बचे। समझदारी के लिए बताऊँ, समझने के लिए बता रहा हूँ। इधर कितने हो गए, जब ये इन दोनों का, ये दोनों पहले विसर्ग से पहले ना हो, आ को छोड़कर यदि कोई दूसरा वर्ण, यानी दूसरा स्वर कोई भी हो सकता है, चाहे ई हो चाहे उ हो, इनमें से कोई अगर आ जाए, और बाद में क्या हो दोस्तों, बाद में कह रहा है वर्ग, बाद के वर्ग में, यानी जब योग करेंगे इनका, जब योग करेंगे इन स्वरों के बाद यदि योग करेंगे हम, तो कहता है तीसरा चौथा और पांचवा, वही बात याद करिए, आपको बता रहा हूँ, वही बात याद करिए आप, मैं बता चुका हूँ। तीसरा चौथा और पांचवा, क्या बात कही गई, तीसरा चौथा और पांचवा, कह रहा है कि तीसरा चौथा और पांचवा, वही बात इसमें भी कही गई है, तीसरा चौथा और पांचवा है ना, तीसरा चौथा और पांचवा। देखिए नियम पढ़ते हैं, तीसरा चौथा और पांचवा, हम दूसरा नियम पढ़ चुके हैं। तीसरा नियम यही है ना, जब विसर्ग के पहले, नहीं ये नहीं है, विसर्ग के पहले क्या था दोस्तों, पहला नियम पढ़ चुके हैं ना, ये दूसरा, हाँ इसकी बात कर रहे थे हम। तो इसको आप समझ लीजिए हम क्या बता रहे हैं, ये दो छोड़ करके ये जितने भी 9 में से कोई आ जाए। अब इसको देखिए समझते हैं, इसमें से हम समझते हैं, देखिए इसमें से हम समझते हैं क्या बात कही गई थी। समझते ये हैं दोस्तों, देखिए एक सूत्र में लिख देते हैं इनको ताकि आपकी आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि परिभाषा को रटना नहीं, हमको परिभाषा को क्या है समझना है। यदि कोई सुर आ जाए आ को छोड़कर, तो इसमें कोई भी सुर हो सकता है, यानी 9 में से कोई सुर, यानी इसको छोड़ करके आ को छोड़ करके इन 9 में से कोई यदि आता है, इसका योग जब करेंगे, इन 9 सुरों के बाद विसर्ग आ गया, इनको छोड़ करके यदि चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा, यानी तीसरा चौथा पांचवा और कोई दूसरा, ऐसी स्थिति में विसर्ग को रा में परिवर्तित कर दिया जाता है, यारा लावा हा, यानी कि विसर्ग से पहले उसमें पहला नियम यही था, समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहला नियम में आ शामिल था, इसमें आ शामिल नहीं है, बस ये बात मुख्य है आपकी। यदि कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है, नियम सिर्फ पहला ही है, उसमें सिर्फ इसको यानी आ को शामिल नहीं किया गया है, बाकी चीज़ें वही हुई हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या आदेश होगा, रा में परिवर्तन हो जाएगा, रा में आदेश हो जाएगा। इसमें लिखा है दुह धन उपयोग, इसको समझते हैं, विच्छेद जब करेंगे, जैसे लिखा है दुह धन उपयोग, क्योंकि उदाहरण से अधिकतर समझ में आता है, हम लोग परिभाषा में भटक जाते हैं, उदाहरण पे सीधे आ जाएंगे तो चीज़ समझ जाएंगे। क्या लिखा है, दुह धन उपयोग, बात कह रहा था कि आ को हटाकर यानी छोड़कर, तो इसमें ना तो आ है ना आ है, दोनों आ नहीं, इसमें क्या है, इसमें दोस्तों ऊ शामिल है, दा और ये क्या है, इधर ऊ शामिल है ना, और इधर विसर्ग लगा हुआ है, इधर विसर्ग लगा हुआ है, इधर योग किससे कर रहे हैं हम, इसका ऊ से योग उपयोग कर रहे हैं, यानी इन ऊ इधर भी है, ऊ जब इधर भी है ना, उपयोग लिखा हुआ है, तो इसमें ऊ स्वर शामिल है ना, ऊ स्वर शामिल है, तो इसको किस में आदेश कर लेंगे,
इसको रा में आदेश कर लेंगे, इसको रा में आदेशित कर लेंगे। तो जब यहाँ पर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें मात्रा लग जाए दुर, दुर, और इसमें ऊ की पाई लग जाएगी तो दुरुपयोग हो जाएगा, है ना। उदाहरण से हमारी चीज़ आसान समझ में आ गई। दुह जब कहते हैं तो इसमें क्या छोटा ऊ शामिल है, दा को अलग करेंगे, इसमें ऊ शामिल है, विसर्ग लगा है, विसर्ग को रा में आदेश करना होगा क्योंकि इधर क्या है, इधर ऊ शामिल है, तो इसको आदेश कर लिए रा में तो क्या होगा, दुरुपयोग हो गया। ऐसे ही बहिर्मुख है तो इसको किस में कर लिया आदेश, इसमें आ शामिल है, छोटी ई शामिल है, छोटी ई शामिल है, और इधर क्या है, इधर माँ है, इधर भी क्या है, इधर क्या है आपका, इधर माँ शामिल है। तो कहता है कि कोई भी शामिल हो तो उसको किस में आदेश कर लेंगे, इसको रा में शामिल कर लेंगे, इसीलिए बहिर्मुख हो गया। निधार हो गया, है ना, निराधार हो गया, है ना, निराधार। इधर क्या है, ई शामिल है, नी यानी ना, और क्या है, ई है, और ई में क्या है, ये विसर्ग लगा हुआ है। तो विसर्ग को जब योग कर रहे हैं आ से, इधर कोई भी हो सकता है, जब आ से योग कर रहे हैं तो इसको किस में आदेश कर लेंगे, इसको रा में आदेश कर लेंगे तो निराधार हो जाएगा, है ना, इसको निराधार कर लेंगे। फिर दुहजन है तो दुर्जन हो जाएगा, निहजन है तो निर्जन हो जाएगा, निधन जन, निधन जन हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा। दूसरा नियम ये कह रहा है, दूसरा नियम पढ़ लिया आप। अब चलते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कहता है जब कभी विसर्ग के पहले, जब कभी क्या होता है, जब कभी विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले कोई सुर हो, यानी क्या हो, कोई सुर, कोई सुर शामिल हो सकता है। विसर्ग से पहले क्या हो दोस्तों, कोई भी सुर शामिल हो, और बाद में क्या हो, बाद में योग किससे, बाद में करेंगे, योग करेंगे चा, छा और सा, यानी ये तीनों वर्ण शामिल हों। योग करेंगे इधर कोई भी सुर हो, यानी प्रथम पद के अंत में विसर्ग तो हमेशा आएगा ही, हमने पढ़ के रखा है, विसर्ग तो आएगा ही बाद में। तो कोई भी सुर हो, कोई भी सुर हो, पहले पद में कोई भी सुर हो, और बाद के जब योग करेंगे और उसमें क्या हो, चाहे चा हो, चाहे छा हो, चाहे सा हो, है ना, चाहे चा हो, चाहे छा हो, चाहे शा हो, ये क्या है, ये आपकी तालव विषा है, यानी तालु से बोली जाती है, उपस्थित हो, तथा बाद में, और ऐसी स्थिति में विसर्ग का सा वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमेशा हमेशा सा को ही आदेश हो जाएगा, हमेशा सा को ही आदेश हो जाएगा, यानी इधर कोई भी सुर शामिल हो और दूसरे पद में चाहे चा हो, चाहे छा हो और चाहे शा हो, यानी तालव विषा हो, तो इनमें जब योग कराएंगे तो विसर्ग को हमेशा क्या आदेश हो जाएगा, सा आदेश हो जाएगा। विसर्ग को क्या आदेश हो जाएगा, सा आदेश हो जाएगा। बहुत ही साधारण सा नियम है, उदाहरण पढ़ लेंगे तो हमारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे दुह चरित्र लिखा है, क्या लिखा है, दुह धन चरित्र लिखा है ना, चरित्र लिखा है, दुह धन चरित्र लिखा हुआ है दोस्तों, है ना। क्या कहता है कि यदि कोई सुर हो, तो इसमें क्या सुर शामिल, इसमें ऊ शामिल है और विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको अलग कर लेंगे और योग किससे कराएंगे, चा से करा रहे हैं। चरित्र लिखा है दोस्तों, तो चरित्र जब लिखा है तो कहता क्या है, तब विसर्ग को क्या आदेश करोगे, विसर्ग को आदेश कर लोगे सा आदेश कर लोगे, है ना। जब सा आदेश कर लोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा, रूप सामने आ जाएगा, क्योंकि इसमें तो शामिल है तो ये विसर्ग लगा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, दुष्चरित्र हो जाएगा, आपका दुष्चरित्र हो जाएगा, यानी जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जो गंदे विचारों वाला है, बुरे विचारों वाला है, उसको दुष्चरित्र कहते हैं। जिसका चरित्र बेकार है, मतलब निरर्थक है, फिर क्या है, निश्चल हो जाएगा। निश्चल का पढ़ते हैं हम, देखिए निश्चल का पढ़ते हैं विच्छेद, क्योंकि बात उदाहरणों पे आएगी। उदाहरणों की अधिक चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उदाहरणों से ही सवाल बनते हैं, उदाहरणों से ही प्रश्न बनते हैं। क्या लिखा है, निधन छल, निधन छल, निधन छल, है ना, निधन छल। तो क्या हुआ, कह रहा है कि कोई भी इधर सुर हो, तो इधर क्या है आपका, ना है ना, इधर ना है, और ना में क्या योग कर रहा है, ई है, ई शामिल है, और इधर क्या है आपका, विसर्ग है, ये आपका विसर्ग है। योग किधर करा रहे हैं, योग करा है चाहे चा हो, चाहे छा हो, और चाहे क्या हो, चाहे शा हो, यानी इधर क्या शामिल है, छल शामिल है, छा है, ये आपका छा हो गया। तो कहता है कि यदि पहले वर्ग में कोई भी स्वर शामिल हो, उसके बाद विसर्ग हो, और उधर चा, छा या शा हो,
तो किस में इसको आदेश कर लेंगे हम, इसको आदेश कर लेंगे सा में ही आदेश कर लेंगे, है ना। सा में आदेश जब कर लोगे तो हो जाएगा ना, यानी ये वाली ना इधर हो गई, इसमें मात्रा लग गई तो ये हो गया नी है, और ये सा हो गया, यानी इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे इसमें आधी सा लग जाएगी, इसको निस हो गया, और ये छल इसमें शामिल हो जाएगा। तो क्या होगा, निश्चल रूप आपके सामने आ गया। ये आपका बात समझ में आ गई होगी जहाँ तक उम्मीद है मुझे। ऐसे ही निश्चेत है तो निश्चेत होगा, है ना, ऐसे निश्चेत है। अब अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या कह रहा है, अगला नियम क्या कह रहा है दोस्तों, यानी चौथा नियम। बहुत कम नियम है, विसर्ग संधि में बहुत कम नियम है, इसीलिए थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हुए चल रहे हैं। अगर समझाने को हो तो मैं पूरा एक ही में समझा सकता था, और ये विसर्ग संधियाँ इसी में शामिल हैं, इसी में समझा दिया, इसी सत्र में आपको समझ में आ जाएगा। पूरी कोशिश यही है कि आपकी समझ में आना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याकरण रटने का विषय है ही नहीं, समझने का विषय है। तो दोस्तों चौथा नियम क्या कहता है, जब कभी विसर्ग के पहले ई उ तथा बाद में का ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार में आदेशित हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। क्या कहता है, जब कभी विसर्ग के पहले ई उ तथा बाद में कोई, क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले क्या हो, ई हो चाहे ऊ हो, ई हो चाहे ऊ हो, है ना। विसर्ग के पहले क्या हो, ऊपर से लिखते हैं ताकि उदाहरण भी इसी में समझ में आ जाए, ई हो या फिर ऊ हो। और किससे योग हो रहा हो दोस्तों, जब योग करवा रहे होंगे हम, तथा बाद में क्या हो, का खा, यानी क्या हो, का हो, चाहे क्या हो, खा हो, और चाहे क्या हो, का खा टा ठा, और क्या है, पा और फा, पा फा, पा और फा में से कोई वर्ण उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, इसको लगा लीजिए, विसर्ग है इधर, है ना, इसको अलग से रख लीजिए, और इधर ई और ऊ कर लीजिए, है ना। तो अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चाहे का हो चाहे खा हो, टा हो ठा हो पा हो फा हो। तो का खा आपके क्या होते हैं, वो कंठ वर्ण हैं, और टाठा क्या है आपके, टाठा क्या है आपके, टाठा है मूर्धन्य, हमने पढ़ा हुआ है, और पाफा क्या है, वो हैं आपके होंठ वाले, होंठ से बोले जाते हैं। तो ये तीन जोड़े बने हुए हैं, तीन जोड़े समझ लीजिए। इनको किस में बदल दिया जाएगा, यदि पहले विसर्ग होगा तो किस में बदल दिया जाएगा, इसका आदेश हो जाएगा मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य सकार में क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। ये आपकी समझ में भले ही ना आ रहा हो, लेकिन वो आपकी समझ में आना चाहिए, वो आपका अलग से सूत्र समझ लो लिखा है एक तरीके से। इसको झमेले में यदि नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें रटने की हैं और वो चीज़ें समझने की हैं, इसीलिए मैंने उनको अलग किया हुआ है। देखिए ई उ के बाद क्या हो, ई उ के बाद विसर्ग हो, यानी कहता है जब कभी विसर्ग के पूर्व क्या हो, ई उ है, और क्या कहता है, ई उ जब हो तो क्या कहता है, यदि बाद में का खा टा ठा पा फा, यानी इन जोड़े में से यदि कोई होगा, इन वर्णों में से यदि कोई वर्ण बाद में योग करेगा तो इसका सकार यानी मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाएगा। तो अब हम उदाहरण पढ़ते हैं, उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे लिखा है दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति प्रकृति, है ना। उदाहरण समझते हैं यहाँ पर, दुह धन प्रकृति, प्रकृति, है ना, दुह धन प्रकृति। देखिए क्या कहा था नियम, कहा था ई उ पहले हो, ई और उ पहले हो, तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों, इसमें उ शामिल है, इसको अलग कर लेंगे समझने के लिए, ये हलंत लगा लिए, इसमें उ शामिल है। और अब योग, ये विसर्ग है, यहाँ पर ये विसर्ग कर लीजिए, और योग किससे करा रहे हैं हम, योग करा रहे हैं पा से, यानी इधर पा शामिल है, अगर इसमें पा शामिल है ना, प्रकृति पूरा लिख लेंगे, वर्ण मतलब शब्द पूरा लिख लेंगे। तो अब क्या कहता है नियम, इधर पा शामिल है, तो दोस्तों किस में आदेश कर लेंगे, विसर्ग को, विसर्ग को सकार में यानी मूर्धन्य सकार में आदेश हो जाएगा। मूर्धन्य सकार में जब आदेश हो जाएगा, मूर्धन्य सकार में जब आदेश हो जाएगा, देखिए मूर्धन्य सकार में जब आदेश करोगे तो क्या हो जाएगा, तो इधर योग प्रकृति होगा। जब ये प्रकृति हो गया तो इसको पूरा लिख देंगे एक में, द दु यानी ये इसमें शामिल हो गया, और क्या है दुस यानी ये अधूरा वर्ण होगा, अधूरा वर्ण होगा, है ना, दुष्प्रकृति,
दुष्प्रकृति। ये आप समझ चुके होंगे जहाँ तक मेरी कोशिश है ना, ये आप समझ गए होंगे। इससे पा इधर शामिल है तो ये आदेश सा में हो गया, जब मिला के लिखेंगे तो दुष्प्रकृति सामने आ जाएगा लिख करके। ऐसे ही निष्कपट है, इसको भी समझ लीजिए। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब समझते हैं कि निष्कपट क्या होता है ना। निष्कपट को समझते हैं, निष्कपट किस तरीके से विच्छेद होगा। नियम वही है, बस आपको शब्द परखना है और शब्द परखने के बाद उसका विच्छेद सही रूप से होना चाहिए, है ना। निष्कपट देखो, निह धन कपट, निह धन कपट, है ना, निह धन कपट, वही नियम, वो जो सूत्र लिखा हुआ है निह धन कपट। तो ना के पहले क्या है दोस्तों, ना के बाद में क्या है, ना के बाद में ई है, ई के बाद विसर्ग है, ई के बाद विसर्ग है। योग किससे कर रहे हैं, का से कर रहे हैं, का खा टाठा पाफा। जब उनसे योग करेंगे तो इसको किस में आदेश कर लेंगे, इसको सकार मूर्धन्य सकार में आदेश कर लेंगे। इधर का शामिल है ना, इसको मूर्धन्य सकार में जब आदेश करोगे तो यहाँ पर क्या रूप आ जाएगा, तो हो जाएगा नी, यानी ये ई शामिल हो जाएगा इसी में, और यह हो जाएगा निष्कपट, कपट निष्कपट। ये रूप आपके सामने आ जाएगा बन करके। ऐसे चतुष्पद है, चतुष्पद होगा। निह प्राण है यानी निष्प्राण होगा, निह प्राण अर्थात निष्प्राण होगा। और निह पाप है, निष्पाप हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे। उदाहरणों की चर्चा इसलिए देर तक करते हैं क्योंकि उदाहरण ही पूछता है आपसे और विच्छेद पूछता है। तो मान लो अगर संधि विच्छेद में लिखा होगा तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि निष्कपट का विच्छेद क्या होगा। तो आपको इस सकार को पकड़ना है ना, इस सकार को पकड़ना है। जब विच्छेद करोगे सकार मूर्धन्य सकार के बाद याद रखना कि अगर मान लो समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा, तो आपको एक चीज़ तो स्पष्ट होगी कि सकार मूर्धन्य आदेश होगा। कब आदेश होगा, जब का खा टाठा और पाफा हो। तो इसके बाद का है, इसके बाद का है दोस्तों, का है, और इसके बाद क्या है, पा शामिल है, तो कापा हो गया, यानी कापा यानी का और का खा पाफा दोनों हो गया। और इसमें क्या है, पा लिखा हुआ है। तो आप बस वो उतना याद कर लेंगे, उतने में आप पकड़ लेंगे कि कौन सी इसमें संधि है, किस तरीके से विच्छेद होगा इसका। आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब चलते हैं पांचवें नियम पर दोस्तों। पांचवा नियम क्या कहता है आपका, पांचवा नियम क्या कह रहा है, देखिए पांचवा नियम ये कहता है, देखो आप धैर्य बनाकर जब इनको पढ़ेंगे चीज़ें तभी समझ में आएंगी। धैर्य अपने अंदर रखिए, जब सत्र चल रहा हो तो उसमें धैर्यता बना के रखिए। एक नोट और पेन लेके बैठिए ताकि आप अंडरलाइन या नोट करते रहें चीज़ें। जो मैं सूत्र लिखा रहा हूँ उनको लिख लीजिए। जब वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो आप विच्छेद चाहे कितना भी कठिन हो, चाहे कितना भी कैसा शब्द देंगे, जब आप तोड़ मरोड़ लेंगे, शब्द को तोड़ लेंगे अच्छे से, तो आपकी क्या होगी, वर्तनी शुद्धि होगी। समास विग्रह आपसे ठीक समझ पाएंगे। शब्द का मूल भाव क्या है या वो मूल शब्द उसमें कौन सा है उसको आप समझ जाएंगे। अब चलते हैं पांचवें नियम पर। पांचवा नियम क्या कहता है, जब कभी विसर्ग के बाद, जब कभी विसर्ग के बाद ता हो और था हो उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का सकार यानी दंत सकार में परिवर्तन हो जाएगा। दोस्तों क्या है यहाँ पर, नियम बहुत आसान है। जब कभी विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद की बात कर रहा है, तो क्या हो, ता हो था हो, यानी विसर्ग के बाद, अर्थात इधर आपका ये विसर्ग हो गया। और योग किससे कराएंगे दोस्तों, हम योग जब कराएंगे ता और था से, ता और था से जब हम योग करा रहे होंगे तो कहता है उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का सा में आदेश हो जाएगा, यानी दंत सा में दंत सकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, आदेश हो जाएगा। दंत सकार का क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। दंत सकार का आदेश हो जाएगा। सकार का मतलब ये वाला सा, ये जो सा है इसको सकार में आदेश कर लेंगे। तो इस उदाहरण लिखे हुए हैं दुस्साहस, इसको समझ लिए होंगे, सकार आदेश होगा, है ना। उदाहरण समझते हैं हम। उदाहरणों पे चर्चा अधिक इसीलिए करते हैं, आप जान रहे होंगे। इसको ऊपर लिख दे, देखो क्या है, विसर्ग के बाद क्या हो दोस्तों, विसर्ग के बाद यदि हम योग करते हैं ता और था का, ता और था का जब योग करेंगे तो इसको किसमें, सकार आदेश हो जाएगा, है ना, सकार आदेश हो जाएगा। ये क्या है आपका, ये दंत सा है आपका, आप पढ़ चुके हैं।
लितुलसानाम दंता, आप सूत्र याद कर लिए होंगे जहाँ तक उम्मीद है मुझे। दंत सकार आदेश हो जाएगा, है ना, दंत सकार आदेश हो जाएगा। अब विसर्ग, इसको विच्छेद पढ़ते हैं इसका। दुह धन साहस है ना, क्या है, दुह धन क्या है, साहस है, दुह धन साहस है। जब दुह धन साहस पढ़े हैं हम, देखिए क्या कहता है, उस विसर्ग के बाद, ये विसर्ग है इधर, इधर लीजिए इसको विसर्ग को, और इधर योग कराइए। जब योग हम करा रहे हैं, किससे करा रहे हैं, इसको सकार से जब आदेश इसको करा रहे हैं, तो विसर्ग का किस में आदेश हो जाएगा, साहस लिखा हुआ है ना, सा हो और चाहे क्या हो, ता और था हो, दुह साहस है ना, दुह धन साहस हो जाएगा। लेकिन इधर ता और था तो है नहीं, ये क्या है, दंत सा है आपका, है ना, दंत सा है, तो इसको दुह साहस, दुह साहस, दुह साहस, ये अलग से आ गया है, इसको नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर, ये दुस्साहस अलग हो गया है, इसको उसमें पढ़ेंगे नियम, दुस्साहस हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये नहीं, ये उदाहरण इसका नहीं है दोस्तों, ये गलत इसमें टाइप हो गया है, इसको अलग से पढ़ेंगे हम, है ना। इसको पढ़ते हैं नह नमः धन ते, नमः धन ते, इसको पढ़ते हैं नमः धन ते, नमः धन ते है, नमस्ते हो जाएगा, नमः धन ते अर्थात नमस्ते। नमस्ते आपका राष्ट्रीय अभिवादन है, क्या कहते हैं इसको राष्ट्रीय अभिवादन कहते हैं। और ये नमः धन ते है, इधर विसर्ग है ना, इधर विसर्ग है दोस्तों, तो विसर्ग जब है तो और इधर ता है, तो इसको सकार आदेश कर देंगे। सकार जब आदेश कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये नम अस्ते हो जाएगा, नमस्ते आपका स्पष्ट रूप में समझ में आ गया होगा। देखिए इधर विसर्ग है और इधर क्या है, ता शामिल है, ता और था कोई भी हो तो ये किसमें, ये विसर्ग सा में आदेश हो जाएगा, तो यही रूप यहाँ पर आ गया, नमस्ते हो गया। ऐसे ही निहितेज है ना, निहितेज है ना, क्या है, निधन तेज है, निधन तेज है। इधर विसर्ग है, ये आपका विसर्ग इधर है, ये आपका विसर्ग हो गया, और इधर योग किससे कर रहे हैं, योग ता से करवा रहे हैं, तो ये जब इधर आदेश ता, इधर योग ता से करा रहे हैं, ता हो चाहे था हो, तो इसका आदेश किस में हो जाएगा, इसका सकार में आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो निस्तेज रूप सामने आ जाएगा हमारे, ये निस्तेज रूप सामने आ जाएगा। ऐसे ही दुहतर है, तो दुहतर माने दुस्तज हो गया, निस्तेज माने जो तेज नहीं है, और दुस्तर माने जो कठिन है, बहुत कठिन है ना, दुस्तर। ये दुह धनतर हो गया, तो इसका आदेश किस में हो जाएगा, इसका सामे आदेश हो जाएगा, इसका सामे आदेश हो गया, इसका भी सामे आदेश हो गया, इसका भी सामे आदेश हो गया। तो क्या होता है, जो इधर ता हो चाहे था हो, योग जब विसर्ग के बाद ता और था का योग करते हैं तो विसर्ग का आदेश किस में हो जाएगा, दंत सामे आदेश हो जाएगा। ये नियम भी हो गया, पांचवा नियम हो गया। अब पढ़ते हैं छठा नियम। छठा नियम क्या कह रहा है, छठा नियम क्या कहता है कि विसर्ग के लोप से संबंधित, ये लोप आप पढ़े होंगे, इस शब्द से आप परिचित हुए होंगे, क्योंकि हमने जब विसर्ग संधियाँ पढ़ी थी या व्यंजन संधि पढ़ी थी तो उसमें लोप शब्द का क्या होता है, जब किसी भी वर्ण का वहाँ से हटा दिया जाता है, कोई भी वर्ण वहाँ से हटा दिया जाता है तो क्या हो जाए, उसे ही लोप कहते हैं। जब कभी विसर्ग के बाद छा उपस्थित हो, जब कभी विसर्ग के बाद कहने का मतलब यही है, जब विसर्ग के बाद योग हो रहा हो और उसके बाद क्या दोस्तों हो, उसके बाद हो छा, उसके बाद यदि छा ये होता है वर्ण आपका उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग लुप्त हो जाता है, अर्थात इसको क्या कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है दोस्तों, इसको हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर चा का आगम हो जाता है। इसके स्थान पर क्या होगा, इसको हटा दिया जाएगा, यानी कह दिया जाए छा उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को लुप्त करके और हो जाता है, विसर्ग लुप्त हो जाता है और तथा उसके स्थान पर चा आदेश हो जाएगा। तो इसके आदेश पर, किसके आदेश पर, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर चा आदेश हो जाएगा। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। यदि वर्ग के अंत में यानी पहले पद में क्या हो, विसर्ग हो, विसर्ग तो आएगा ही क्योंकि वो पद के बाद में ही लगेगा, यानी शब्द के बाद में ही लगेगा। तो यदि विसर्ग का योग यदि हम छा से करवा रहे हैं, छा आपका क्या है, छा से, छा वर्ण आपका व्यंजन वर्ण है, इससे जब हम योग करा रहे होंगे तो क्या करेंगे, तो इधर जो विसर्ग होगा
उसको हम हटा करके उसको चा में आदेशित कर देंगे, चा वर्ण में आदेशित कर देंगे। ये नियम है आपका एक तरीके से। अब उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे परिच्छेद है, क्या है आपका, परिच्छेद है, परिधन छेद है आपका, है ना, परिधन छेद यदि इधर लिखा है, देखिए तो क्या कह रहा है नियम, इधर क्या हो, विसर्ग हो, ये आपका विसर्ग हो गया, ये विसर्ग हो गया, योग में क्या है आपका, योग में आपका छा है ना, छा लिखा हुआ है, तो क्या इसको आदेश करेंगे, इसको आदेश कर लेंगे चा में। इसको जब चा में आदेशित कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ण, ये जो इधर का वर्ण है इसको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो आपका रूप परिच्छेद लिख करके सामने आ जाएगा, परिच्छेद रूप आ जाएगा सामने आपके। आप समझ गए उदाहरण से। ऐसा ही अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद होता है, देखिए यहाँ पर अनु धन छेद, योग करेंगे अनुधन छेद, ठीक। क्या करना है हमको, इधर आपका विसर्ग है ना, तो विसर्ग को अलग अलग लिखना चाहते हैं, देखिए समझने के लिए बता रहा हूँ। अ धन ना और धन क्या है, ऊ है, और ये क्या है आपका विसर्ग है, ये आपका विसर्ग है। योग किससे करा रहे हैं, योग करा रहे हैं छा से। ये कभी कभी मैं अपनी तरीके से छा लिखता हूँ, क्योंकि वो अपनी अपनी लिखने की शैली है, किस तरीके किस वर्ण को लिखा जाता है, हालांकि यही सही है जो अब लिखा हुआ है। तो ये छा इधर है, तो इसको किस में आदेश कर लेंगे दोस्तों, इसको आदेश कर लेंगे हम चा में, इसको आदेश कर लेंगे चा में, और ये इधर क्या है आपका, इधर छा है, तो जब इधर क्या होगा, विसर्ग के बाद छा में आदेश हो जाएगा, तो आपका यही रूप सामने हो जाएगा, एक में लिख देंगे, इसको आ लिखेंगे, इसको ना लिखेंगे, और कि इधर ऊ लिखा है, तो ऊ को जब इसमें इसको योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद लिख के सामने आ जाएगा। अ और ये ना को ऊ जो इसमें है, ये इसमें मात्रा लगा लेंगे, और ये आपका चावण आधा आ जाएगा, ये इधर लिख जाएगा, अनुच्छेद हो गया, है ना। ये आप समझ गए होंगे अनुच्छेद। अगले नियम पर चलते हैं हम। अगला नियम क्या कह रहा है, यानी हम पढ़ चुके हैं 6 नियम, अब तक 6 नियम पढ़ चुके हैं, और इसमें ये जो छठा नियम है उसका एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, ये छठा नियम का पहला बिंदु है, पहला बिंदु है। अब दूसरा बिंदु पढ़ते हैं छठे नियम का। छठे नियम में 3 बिंदु हैं, अब दूसरा बिंदु पढ़ते हैं छठे नियम का। ये दूसरा बिंदु है और ये तीसरा बिंदु है। इसको समझ लेते हैं हम, किस तरीके से हमको समझना है। जब कभी विसर्ग के बाद, पहले क्या था, विसर्ग के बाद क्या हो, विसर्ग के बाद क्या हो आपका छा हो, तो आदेश चा में होगा, और जब कभी विसर्ग के बाद रा उपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में विसर्ग लुप्त हो जाता है, तथा विसर्ग के पहले वाला वर्ण दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसको समझने के लिए इसमें उदाहरण लिखे हैं। निह धन रस होगा तो नीरस हो जाएगा, निह धन रस होगा। कहता है कि यदि जब कभी विसर्ग के बाद, जब कभी विसर्ग के बाद क्या होगा दोस्तों, जब कभी विसर्ग के बाद क्या होगा, यदि रा शामिल होगा, यानी रा वर्ण होगा उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। विसर्ग के पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा दोस्तों। तो इधर कोई भी वर्ण है, इधर क्या है आपका, ये वर्ण क्या हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। दीर्घ वर्ण में आदेश हो जाएगा, दीर्घ वर्ण में क्या हो जाएगा, आदेश हो जाएगा दोस्तों। ये जो विसर्ग होगा ये दीर्घ वर्ण में आदेश हो जाएगा। यदि इधर रा होगा तो, यदि बाद वाले यानी योग जब रा से हो रहा होगा और विसर्ग के पहले यदि कोई भी वर्ण होगा, जाहिर सी बात है कोई वर्ण ही होगा, क्योंकि वर्ण के पहले नहीं लगता, इसके पहले कोई वर्ण होगा, कोई अक्षर होगा, तभी ये माना जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब सिर्फ विसर्ग नहीं है, इसका मतलब है कि इधर कोई वर्ण है, चाहे ई हो चाहे ऊ हो, यानी कोई भी सुर भी हो सकता है, कोई भी सुर हो सकता है। तो जब योग हम कराएंगे इसका और इधर रा होगा आपका, तो ये किस में पद बदल जाएगा, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। इसमें जो वर्ण होगा, इसमें जो शामिल, वो दीर्घ वर्ण में आदेश हो जाएगा। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझिए। जैसे नीरस लिखा है, नीरस लिखा है ना, नीरस लिखा है, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो क्या होगा, नीरस जैसे लिखा है तो निह धन रस है। क्या है दोस्तों, निह धन
रस लिखा हुआ है ना। क्या कहता है दोस्तों, इधर कह रहा है जब रा उपस्थित हो, इधर रा है उधर विसर्ग है, इधर जब विसर्ग है दोस्तों, इधर जब विसर्ग है और इधर क्या है आपका रा है, तो ये किस में आदेशित हो जाएगा, इसमें कहता है ये इसका दीर्घ हो जाएगा। तो इसमें नी में क्या है, छोटी ई है, तो छोटी को जब इसको हटा देंगे, इसको जब हटा देंगे दोस्तों, तो क्या कहता है दीर्घ हो जाएगा, इसका दीर्घ होगा। इसका जब दीर्घ हम करेंगे, इसका दीर्घ में करेंगे तो नी हो जाएगा, नी हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, रस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, नीरस होगा, नीरस हो जाएगा। बिन प्रीति के जीवन नीरस है, मतलब प्रेम के बिना जीवन बिल्कुल निरर्थक है, कोई रस नहीं रह जाता उसमें। बिन प्रीति के जीवन नीरस है, तो नीरस माने कोई भी रस नहीं रहेगा ज़िंदगी में उनकी, तो क्या होगा, नीरस हो गया। आप समझ गए होंगे। अब अगला नियम, अगला क्या कहता है, निरोग है। ऐसे ही निरोग का क्या होगा, ऐसे ही इधर लिख लेंगे, निधन रोग होगा, है ना, निधन रोग होगा। इधर दोस्तों क्या शामिल है, इधर विसर्ग है, और विसर्ग का हमने क्या पढ़ा है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग दीर्घ हो जाएगा। विसर्ग का जो वर्ण होगा वो दीर्घ में बदल जाएगा, तो नी का क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, और इधर क्या होगा, रोग हो जाएगा। तो क्या हो जाए, निरोग हो गया। अर्थात जो रोग से हटे हैं, मुक्त हैं, रोग से मुक्त हैं, उन्हें ही निरोग कहते हैं। यानी योग करो और निरोग रहो। निरोग अक्सर कहते हैं, निरोग होता है, असल में क्या होता है, निरोग होता है बड़ी मात्रा में। ये आपसे वर्तनी शुद्धि में पूछ देता है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, निरोग में पूछ देता है। तो वहाँ पे लिखा होगा, कहीं पे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, निरोग होगा, ऐसे निरोग होगा। और एक में क्या लिखा होगा, एक में निरोग होगा, निरोग होगा, बड़ी मात्रा लगी होगी। और क्या हो सकता है, और निरोगी हो सकता है, निरोगी हो सकता है, निरोगी हो सकता है। तो आपको इस तरीके से परखना है, इसमें कौन सा शब्द सही है, निरोग सही है। यानी ना में जब दीर्घ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी मात्रा जब उसमें लग जाएगी तो निरोग हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बिंदु दूसरा, छठे नियम का दूसरा बिंदु। अब तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, इसको आप नोट करना चाहे नोट कर लिए होंगे, समझाने के लिए आपको बता ही चुके हैं हम। अब तीसरा नियम क्या कहता है, यानी छठे नियम का तीसरा बिंदु क्या कह रहा है दोस्तों, उसको समझते हैं हम। छठे नियम का तीसरा बिंदु, छठे नियम का तीसरा बिंदु क्या कहता है, चीज़ें समझ लेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। कोशिश यही रहती है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, है ना। जब कभी विसर्ग के पहले आ हो अथवा आ हो तथा विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए उपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसको अगर साधारण लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, जब कभी विसर्ग के पहले आ हो तथा आ हो, यानी विसर्ग ये है और इसके पहले क्या हो, आ हो और या फिर आ हो, यानी दोनों आ शामिल हों, है ना। ये विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग लगा हुआ है। नियम क्या कह रहा है, तथा विसर्ग के पश्चात कोई भिन्न स्वर आए, क्या हो, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आए, कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर, है ना, कोई भिन्न स्वर। यानी इधर आ है तो इधर दो जब निकल जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 बचेंगे। यानी 9 स्वर में से कोई इनको छोड़ करके यदि कोई हो, कोई भी भिन्न स्वर आए, इधर भिन्न स्वर हो, यानी इसको छोड़ना नहीं, इसको युक्त करना, साथ में रखना है। आ हो तो यानी जब पहले पद में आ यानी दोनों आ हो, छोटी और बड़ी आ दोनों हो, और उसके बाद विसर्ग हो, और उसके बाद जब योग करेंगे तो कोई भिन्न स्वर, यानी इनको छोड़ करके वो 9 स्वर जो होंगे इधर, यानी ये 2 हो गए और इधर 9 होंगे, तो इन 9 स्वरों में से कोई भी यदि स्वर योग करेगा तो क्या कहता है, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो इस विसर्ग के क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। लोप मतलब ये हट जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः धन एव लिखा है तो अतएव हो जाएगा। अतः धन एव लिखा हुआ है तो क्या है, अतः के बाद क्या है, अतः के बाद इसमें ता में आ शामिल है, ता में आ शामिल है, क्यों शामिल है, अतः जैसे लिखा है, अतः धन योग लिखा है, नहीं अतः धन योग लिखा है, एव लिखा है, एव, है ना, अतः धन एव अर्थात अतएव। इसमें क्या शामिल है, इसमें आ शामिल है, क्योंकि जब इसमें आ शामिल है, आ और ता दोनों शामिल हैं। अगर अलग अलग लिखना चाहें तो लिख लें यहाँ पर,
आ हो गया, ता हो गया, ता में आ शामिल है, उसको भी लिख लेंगे अलग से। और ये आपका विसर्ग हो गया। विसर्ग के बाद किससे कराना योग? एव से। ए है तो ए आपका क्या है दोस्तों? ए आपका भिन्न स्वर है, कोई भी भिन्न स्वर है, क्योंकि इधर जो आ दोनों मिल रहे हैं, इधर आ है इधर आ है, तो उधर क्या है आपका भिन्न स्वर है, यानी भिन्न स्वर, अलग स्वर है, ए आया है। तो इसको विसर्ग को क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो अतः, अतः धन एव हो जाएगा, अतः धन एव हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? अतएव हो जाएगा, अतएव हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे जहाँ तक मेरी उम्मीद रही है समझाने की। एव हो जाएगा, तैव हो जाएगा, है ना। यदि आ के बाद कोई विसर्ग हो और उधर, यानी 2 इधर हो गए और उधर कितने हो गए? 9, यानी उन 9 स्वरों में से यदि कोई योग करेगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा दोस्तों, विसर्ग का लोप हो जाएगा। अतः कहने का मतलब ये है, जब इस तरीके का कोई शब्द हो तो सिर्फ यहाँ पर क्या लगाएंगे? विसर्ग लगा देंगे, अतएव, अतः एव हो जाएगा। जब विसर्ग लगा देंगे तो आप संधि विच्छेद अच्छे से कर पाएंगे और आप समझ जाएंगे। इसमें कोई कठिन बात नहीं लिखी गई है, बहुत ही आसान और सरल है। अब चलते हैं अंतिम बिंदु पर। अंतिम बिंदु हमारा क्या कह रहा है? 7वां नियम क्या कह रहा है? ये अंतिम बिंदु है, क्योंकि विसर्ग संधियाँ यही आपके लिए पर्याप्त हैं, विसर्ग संधियाँ यही आपके लिए पर्याप्त हैं। वैसे बहुत ज़्यादा है व्याकरण में पढ़ने के लिए, लेकिन ये परीक्षा के दृष्टिकोण से CUT UG का जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है उसके तहत इनको बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही हमको, क्योंकि परीक्षा को दृष्टिकोण, उसके दृष्टिकोण से चलना होगा हमको, ना कि अभी विस्तृत अध्ययन करना है। जब विस्तृत अध्ययन करना होगा तो हम आपको ले चलेंगे उस ओर भी, जब आपकी मनसा होगी, जब आपका मन कहेगा कि सर हमको विस्तृत व्याकरण पढ़नी है, तो उस तरीके से हम आपको बताएंगे। अभी हमको परीक्षा के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, इसलिए कुछ सीमित नियम हैं उनको ही पढ़ लेंगे, तो वही जो प्राप्त हैं वही आपके लिए पर्याप्त हैं। तो पढ़िए 7वां नियम, ये अंतिम नियम है, विसर्ग में परिवर्तन ना होना। यानी विसर्ग में परिवर्तन कहाँ पर नहीं होता है, उसके लिए ये नियम लिखा है। जब कभी विसर्ग से पहले आ उपस्थित हो और बाद में का और पावर्ण उपस्थित हो, ऐसी स्थिति में विसर्ग में किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होगा। बहुत साधारण सा नियम है। साधारण सा नियम क्या है? देखो क्या कहता है, जब कभी विसर्ग से पहले क्या हो? विसर्ग से पहले आ उपस्थित हो। विसर्ग से पहले क्या हो दोस्तों? विसर्ग से पहले आ उपस्थित हो। और क्या है? विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ही होगा ना, क्योंकि बाद में विसर्ग से पहले कहने का मतलब हो ये विसर्ग है, ये इसके पहले क्या है? आ शामिल है। और बाद में क्या हो? बाद में कहने का मतलब जब योग में क्या हो आपका? का और पा हो, का हो या फिर पा वर्ण हो, इन दोनों वर्णों में से कोई हो सकता है। तो क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में विसर्ग को किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साधारण सी बात लिखी हुई है। जब विसर्ग के पहले क्या हो? आ हो, और उसके बाद यदि का और पा से योग करते हैं तो क्या होगा? तो विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये प्रकृति भाव का नियम है। प्रकृति भाव में हमने पढ़ के रखा हुआ है कि कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना तो आगमन होगा, ना तो क्या होगा? ना तो लोप होगा, और ना तो क्या होगा? ना तो आदेश किया जाएगा। जब ना तो आदेश हो, ना तो लोप हो, और ना तो आगम हो, तो क्या होगा? जस का तस, जैसा का तैसा यदि वहाँ पर वो विसर्ग हो गया या वो शब्द होगा तो उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही हम प्रकृति भाव का नियम कहते हैं, प्रकृति भाव उसको कहते हैं। यानी जैसा रूप वैसा ही उसमें प्रयोग कर दिया जाए। अंतःपुर, तो अंतःपुर को, अंतःपुर माने क्या होता है? अंतःपुर होगा। अंतःपुर माने जो रहने का स्थान है अलग से, वो अंतःपुर हो गया। तो प्रातःकाल लिखा है, तो प्रातःकाल में वही है, यहाँ विसर्ग है, इसके पहले का लग, बाद में का योग है, तो प्रातःकाल हो जाएगा। इसमें क्या है? नमः और पूर्व में उपस्थित विसर्ग सा में परिवर्तन हो जाता है। ये नोट क्या है आपका? ये आपका अपवाद है। इसमें पुरः धनकार पुरस्कार, इसमें सकार का आदेश हो जाएगा, दंत सकार का आदेश हो जाएगा, क्योंकि हमने नियम पढ़ के आया है। क्या पढ़ा है? का खा और क्या है? पाफा, और क्या था उसमें? का खा और गा का खा और टाठा और पाफा, ये नियम हमने पढ़ चुका है। इसमें नियम आपके पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसका नोट में लिखा हुआ है। पहले कहते हैं कि उसका परिवर्तन नहीं होगा। जब का खा पढ़े थे हमने और टाठा पढ़ा था, तो उसका परिवर्तन किस में होगा? मूर्धन्य सकार में हमने पढ़ा था, आदेश हो जाएगा। और इसमें क्या सकार होगा? इसमें अगर लगा हुआ है तो ये क्या होगा? इसका
दंत सकार में आदेश हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा, नमस्कार हो जाएगा, नमः धनकार हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ अपवाद होते हैं, हर नियम के कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। मैंने आपको स्पष्ट रूप से विसर्ग संधियों के बारे में चर्चा कराई है दोस्तों। तो हम करते क्या हैं, हर संधि को, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, हमने एक एक मतलब हर 3 भाग में बांटा हुआ है उसको, और उसको विस्तृत रूप से समझने के लिए बहुत ही संक्षेप में हमने सूत्र बनाए हैं। इन सूत्रों के मुताबिक यदि आप चलेंगे तो बहुत ही चीज़ें आसानी समझ में आ जाएंगी। शब्द का विच्छेद अच्छे से कर पाएंगे, तभी आपकी संधियाँ, वर्तनी शुद्धि, समास विग्रह, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आप इसको क्या बोलते हैं कि इसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सत्र में बने रहने के लिए। अगले सत्र में हम अगली चर्चा करेंगे, अगला विषय क्या होगा ये हम बताएंगे आपको बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।